4-5 राइफल पार्टी परमानेंट हमारे साथ था। डॉक्टर ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया, कहा कि इनका हार्ट फेल कर गया। पर भी हम रहते हैं, ये माहौल हमारे लायक नहीं है। लेकिन जाए कहाँ, यही तो दुख की बात है कि बेटा और एकदम यंग मैन था, वो रोड एक्सीडेंट में गुजर गया। उन्हीं के व्यवहार के चलते हमको उस जगह छोड़ना पड़ा। इतनी सख्त जिम्मेदारियों के बाद आप इतनी मुस्तैदी से करते थे, इन परिस्थितियों में आप अपने परिवार को कैसे संभालते थे? बस परिवार तो साथ ही रहता था ना, तो उसमें हमको एक 4-5 राइफल पार्टी परमानेंट डेज एंड नाइट टुगेदर हमारे साथ था। ऑफिस में बैठते थे, हमारा जो ऑर्डरली सिपाही था वो रिवॉल्वर लेके बाहर बैठता था, और हम डीएसपी थे उस समय। मान लिया 10 थाने हैं तो 10 थाने का मैं इंचार्ज हूँ। ऑफिसर इंचार्ज की ही पावर है हमको, डीएसपी होने पर भी। एसपी हैं तो उनको भी वही सीआरपीसी वाली बात जो है, आप तो लॉ जानते हो, उनको भी ऑफिसर इंचार्ज का ही पावर है। आईजी डीआईजी को भी ऑफिसर इंचार्ज का ही पावर है। हाँ, आईपीएस लोगों को एक पावर ज्यादा। यहाँ मजिस्ट्रेट नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा बलवा हो गया, राइटिंग हो गया, आगजनी हो गई। वहाँ पर वो मजिस्ट्रेट नहीं है तो आईपीएस अफसर जो है मजिस्ट्रेट का पावर रिज्यूम कर लेगा, वो मजिस्ट्रियल फंक्शन करना शुरू कर देगा। कभी ऐसा हुआ कि आपको धमकियां आई हो किसी की तरफ से नौकरी में, आपने कुछ ऐसा किसी के खिलाफ फेवर न किया? कई बार आई थी। उसके बाद तो हाथ धो करके पढ़ ही गया मैं, और उसको डिटेक्ट कर लिया मैंने कि जो जिसने धमकी दी, फोन पर दी या जैसे भी दी, हमने उसको डिटेक्ट कर लिया। उसको हम कानून के कटघरे में ले आए, छोड़ा नहीं। सर, और अपने जीवन के बारे में कुछ बताएंगे, जैसे कि आपके कितने बच्चे थे? बच्चे तो हमारे 4 बेटियां और 1 बेटा था। आपने पढ़ाई उनकी कैसे करवाई, क्योंकि आप इतना खतरनाक काम करते थे, कभी आपको डर नहीं लगता था बच्चों का? नहीं लगता था। क्योंकि डेरा पर भी तो आर्म फोर्स था, कैंप था उसका। अच्छा। आर्म फोर्स का कैंप था डेरे पर, और हमारे जीप में चलते थे, हमारे साथ चलता था, और घर पर वो था, सिक्योरिटी अरेंजमेंट था। बच्चों के लिए सिक्योरिटी अरेंजमेंट था? हाँ, वो सिपाही जाता था पहुंचाने के लिए। कभी ऐसा हुआ कि आप लोग घूमने भी जाते रहे होंगे बच्चों को लेके फैमिली के साथ, वहाँ पर कभी आपको डर लगा? नहीं, हमारा बॉडीगार्ड लोडेड आर्म के साथ रहता था। तो आप फैमिली के साथ कितने टाइम में बाहर जाते थे? 6 महीने, 1 साल में कभी घूमने का मन हुआ तो? बहुत कम, क्योंकि पुलिस विभाग में छुट्टियां बहुत कम होती हैं, पर्व त्योहारों में भी बंद रहता है, तो वैसे ज्यादा हम नहीं घूम पाए। हाँ, हम स्वयं घूम पाए, लेकिन परिवार को ज्यादा हम नहीं घुमा पाए। 2-4 जगह जो धार्मिक स्थान है, जैसे काशी है, बनारस है, इन सब जगहों पर ले गए, सब दिखा दिया। हमारे यहाँ वो देवघर है, 12 ज्योतिर्लिंग है, वो बाबा बैद्यनाथ धाम, वो सब घुमा देते थे। आपने बच्चों को क्या क्या एजुकेशन में पढ़ाया? पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट या? हमारे सभी बच्चियां जो है सो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। हमारी पत्नी भी पोस्ट ग्रेजुएट थी। मैम भी पोस्ट ग्रेजुएट थी? और हमारे ससुर साहब भी पोस्ट ग्रेजुएट थे, और वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ कस्टम्स एंड एक्साइज थे हमारे ससुर। तो वो भी एक पढ़े लिखे परिवार से आती थी पत्नी, और वो भी बहुत धार्मिक स्वभाव की थी। मेरा सौभाग्य था कि बहुत डिमांड करना वगैरह नहीं करती थी, चीजों को समझते थे, उसी में वो संतुष्ट रहती थी। वो नौकरी में भी जाना चाहती थी। हमको बच्चे इतने हो गए, अब नौकरी में जाओगी तो इनको कौन देखेगा, इसलिए नौकरी में तुम मत जाओ। सर, बच्चों की परवरिश के लिए आपने मैम को नौकरी नहीं करने दी? नहीं, मैंने नौकरी नहीं करने दी। तो आपके बच्चों को सरकारी नौकरी मिली या सिर्फ प्राइवेट कर रहे हैं किया उन्होंने? अब सबसे बड़ी लड़की जो है वो यहीं रहती है, क्योंकि उनका बेटी का दामाद जो है वो यहाँ पर वो इंजीनियर है साहब, उनको जानते हैं। तो पहला बच्चा हुआ है, और उसकी तबीयत थोड़ा ज्यादा खराब रह रही है, तो हमारी बेटी यहीं रह रही है। और हमारे पहला दामाद जो है डबल पीएचडी हैं, फिजिक्स में पीएचडी है और मैथ में भी पीएचडी है, फर्स्ट क्लास एमएससी हैं, और वो मास्टर इन जर्नलिज्म है फ्रॉम मास कम्युनिकेशन दिल्ली, और वो कई एक न्यूज पेपर्स के चीफ ब्यूरो हैं। अच्छा। हमारे दामाद जो है तो वही लड़की घूमने फिरने आई, तो यहाँ वो देखी, कही कि तो पत्नी तो चली गई थी, उनका हार्ट अटैक से एक्सपायर कर गई थी। तो कहे कि आप पापा जी अकेले मत रहिए, दिक्कत होगी, कौन खिलाएगा पिलाएगा, देखभाल करेगा, हम लोग यहाँ पर हैं, यहाँ हम आपके लिए एक देखे हैं, आप भी आके देख लीजिए। तो हम आए, उसको रूम वही एकमात्र खाली था, उसको हमने देखा तो हम कहा कि ठीक है, काम चल जाएगा, बेटी दामाद वगैरह है यहाँ, तो काम चल जाएगा, जीवन अपना दिन बचाइए, रिटायर कर गया हूँ। अब तो 22 साल रिटायर किए हुए होगा, मैं 82 पर बैठा हुआ हूँ, 81-82 पर आ गया। आपकी 82 एज है?
हाँ। रिटायर आप किस ईयर में हुए थे सर? 2003 में। आपका बच्चा क्या क्या करता है? तो एक लड़की तो नहीं करती है कुछ, दूसरी जो है वो वकालत पढ़ी है, वो दिल्ली में रहती है और वो 30,000 कोर्ट और रोहिणी वगैरह में दामाद भी वकील हैं और वो भी रजिस्टर्ड लॉयर है लड़की जो है सो। लेकिन वो थोड़ा अभी फिजिकल ट्रबल कुछ उसको ऐसा हो गया है कि कोर्ट को नहीं संभाल सकती है, नहीं जा सकती, तो घर में बैठी हुई है। हाँ, उसको थायराइड बढ़ गया है, फैट बढ़ गया है, ये घुटने में वही सब में बहुत दर्द वगैरह हो गया है, तो वो लॉयरशिप छोड़ दी है, अभी वो दामाद ही करते हैं। तीसरी जो है वो अंग्रेजी में एमए फर्स्ट क्लास है और वो अभी सरकारी इंटर कॉलेज में इंग्लिश की लेक्चरर। और उसके बाद लास्ट वाली जो है वो इकोनॉमिक्स में एमए फर्स्ट क्लास है, हिस्ट्री में भी एमए फर्स्ट क्लास है, बीएड फर्स्ट क्लास में डिस्टिंक्शन है और वो हाई स्कूल की हेड मिस्ट्रेस है। मतलब सर हाई स्कूल आपने हेड मिस्ट्रेस है। अच्छा, आपने अपनी क्वालिफिकेशन का फुल इस्तेमाल करके अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दिलाई। हाँ, तो वो जो अंग्रेजी में है उसने हमसे ज़्यादा लिया। वो बहुत एक्सटेम्पोर है, हर विषय में, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश वगैरह हर चीज़ में एक्सटेम्पोर है। तो उसको तो डिग्री कॉलेज में जाना चाहिए था, लेकिन मौका मिले तब तो, अपॉइंटमेंट हो तब तो। सर ये आपको मिलने आती हैं आपकी बेटियां? सारी की सारी आती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन आती हैं जब स्कूल बंद होते हैं, छुट्टियां रहती हैं, उस समय आती हैं मिलने के लिए। सर मैम को कब मैम के साथ ऐसी ट्रेजेडी हुई, कब मैम एक्सपायर हुई? मैं तो वहीं था, लड़कियां तो थी नहीं, हमारे साला लोगों का सबका टाउन में घर है। तो अचानक वो कुछ कि हम बाहर बरामदा में बैठ के अखबार पढ़ रहे थे, तो उसे एबनॉर्मल आवाज़ सुनाई पड़ा। हम दौड़ के गए तो कही कि टेबल पर बोतल रखा हुआ था, वो ऐसे इशारा की कि पानी दीजिए। हम पानी दिए, एक घूंट पानी पीने के बाद बोतल फेंक दी और वो बिछावन पर गिर गई। अब कितनों हिला डुला रहे हैं, कुछ नहीं, कोई आवाज़ नहीं है। तुरंत साला को फ़ोन किए, बेटी को भी फ़ोन किए, वो गाड़ी उड़ी लेकर के आया, उसके बाद ले गए उसको हॉस्पिटल। डॉक्टर ने उसको डेथ डिक्लेयर कर दिया, कहा कि इनका हार्ट फेल कर गया। सर ये किस ईयर की बात है? ये बात है 18 की बात है। सर उनके जाने के बाद आपका कैसा? उनके जाने के बाद तो बहुत मिजरेबल हालत रही हमारी सांसारिक रूप से। एक माँ तो हम तो पागल हो जाते, लेकिन जो आध्यात्मिक शक्ति हमको थी वो हमको अभी तक जिंदा रखी। हमको कोई चाहत नहीं है, कोई उपलब्धि की कामना नहीं है, कोई जश की कामना नहीं है। और ये यहाँ पर भी हम रहते हैं, ये माहौल हमारे लायक नहीं है, लेकिन जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, बोलिए। इसलिए आदमी, भगवान बुद्ध ने कहा है कि मध्यम मार्गी बनो, पति सर्वत्र बढ़ जाए। तो मध्यम मार्गी बन के साधु सन्यासी की तरह अपना जिंदगी बसर कर रहे हैं। न हमको यश की आकांक्षा है, न धन की आकांक्षा है, कुछ नहीं। सबको चलाने वाला ईश्वर है, हम तो एक पत्ते की भांति हैं, उसको भी हैंडल वही करता है, ऊपर वाला। सर आपका कोई बेटा था? बेटा, यही तो दुख की बात है कि बेटा शादी भी हो गई, बच्चे भी हुए और एकदम यंग मैन था। वो रोड एक्सीडेंट में गुजर गया, रोड एक्सीडेंट में वो गुजर गया। ये किस ईयर की सर बात है? 2504। 2004 में ऐसा हुआ था। मैम के जाने के बाद फिर आप बिल्कुल अकेले हो गए? हाँ, बेटियां आती थी कभी कभी, लेकिन अब शादीशुदा है, वो घर की मालकिन तो है नहीं। और किसी बेटी के यहाँ मान लीजिए कि हम बेटी के यहाँ रहते हैं, तो फिर वो तो मालकिन है नहीं, उसका पति, हर का नेचर अलग होता है। समझी हैं, उनका नेचर अलग होगा कुछ, और उनकी समझेनी है, कुछ बोल देगा तो बर्दाश्त होगा नहीं। सर जब आपका बेटा नहीं रहा और आप रिटायर हो गए, उसके बाद आप कहाँ रहते थे मैम के साथ? वहीं मुजफ्फरपुर में घर है। घर है हाँ, टाउन में। आपका गांव में नहीं है घर? गांव में भी घर है, जब लैंडेड प्रॉपर्टी भी है थोड़ा बहुत, और मैंगो और चार भी है, हमारे दादाजी का छोड़ा हुआ। अच्छा है। तो आपको अपने गांव की याद नहीं आती है, घर की याद नहीं आती यार? आती है, और कभी कभी मैं जाता हूँ ना मुजफ्फरपुर, तो मैं बस पकड़ के चला जाता हूँ और लोगों से मिल लेता हूँ, शाम को लौट जाता हूँ। जो अब तो हमारे जमाने के कम लोग बचे हैं, लेकिन मिल लेता हूँ लोगों से। वैसे एस्टेब्लिशमेंट अब वहाँ है नहीं, थोड़ी बहुत जमीन है, वो सब बटाईदारी पर चल रही है। उस बटाई का पैसा कौन लेता है? वही हमारी विधवा पुतोह जो है वही लेती हैं। तो आपका कोई पोता वगैरह भी है? एक पोता एक पोती है। पोता पोती है जी। बच्चे का, आपका जो पोता है उसकी एज कितनी होगी अभी? वो भी 15-16। बात होती है आपकी उससे? हाँ, कभी कभी होती है बात। वैसे उन्हीं के व्यवहार के चलते हमको उस जगह छोड़ना पड़ा। वो बहुत ज्यादा रोबियल है पुतोह जो है, और बहुत इल स्पोकन वुमेन है। वो मिडिल स्कूल की हेड मिस्ट्रेस भी हैं, पैसा कौड़ी भी उनको कमी नहीं है, घर भी मिल ही गया है शहर में हमारा घर रहने के लिए। तो वो उनका बोलचाल बहुत गड़बड़ हुआ करता था, हमारी बेटियों के साथ भी हुआ करता था। तो हमारे दिमाग से उतर गई, बिल्कुल उतर गई।
इल बिहेव्ड थी। मतलब बेटा ना होने की वजह से आपकी प्रॉपर्टी बहू के पास है, घर है, आपका नाम है उनके पास, उसके बाद भी वो आपको खाना और रिस्पेक्ट नहीं देती है। खाना तो देती थी लेकिन बोलचाल में बहुत ज्यादा वो इनडिसिप्लिन थी। बोलचाल में बात बात पर बहुत झगड़ालू और बदतमीज थी, पढ़ी लिखी होकर के। टीचर हैं तो उसके बाद वो असल में वो एक जमींदार खानदान की है। वो रोबदाब बहुत करता था ना बाप दादा उन लोगों का, वही आ गया है इनके ऊपर, वही आ गया है। और किसी आप मान लिया बेटी है तो बेटी को आप जब विदा कर दिए वहाँ के माहौल में उसको ढलने दीजिए, आप उसमें दखल मत देने आइए। तो जिंदगी वहाँ बसर करनी है। वो लोग उसके जितने भी चाचा बाप भाई वो लोग हैं सबके सब दखल अंदाजी और झगड़ा और ये और वो दौड़ जाते थे। इसके चलते उसका मन बढ़ा रह गया। हमारे बेटे के साथ भी बहुत टूट कर बात करती थी। तो हम कहे कि ऐसे लोगों के साथ क्या रहना, जब जिंदगी का आखिरी समय वो शांति से नहीं गुजरे तो ऐसे लोगों के साथ क्या रहना। कभी आपकी बहू बुलाती नहीं कि आप आइए यहाँ रहिए आके साथ में? संवाद तो कई बार हुए, हम बात नहीं करते हैं क्योंकि वही कारण है हमको घर छोड़ने का कारण वही, सबसे बड़ा कारण वही है। बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करना। नहीं, अगर आप वो हमारी क्या सेवा करेंगे? वो तो 9 बजे स्कूल चली जाती हैं तो 5 बजे 6 बजे आती हैं, तो क्या सेवा करेंगे? थकी मादी रहती हैं, वो अपने बच्चों को देखें वही बहुत है। अगर आपका बेटा होता तो आपको ओल्ड एज होम आना पड़ता? नहीं, वो तो हमारे लिए जान हाजिर कर देते। वो तो हमारा बहुत डिवोटेड सन था। आपको याद आती है अपने बेटे की? आती है, जरूर आती है। लेकिन अब मैं जितने कुटुंब हैं और रिलेटिव्स हैं, संबंधी लोग हैं, इन लोगों का वैल्यू बहुत कम करता हूँ। ये सब एक अपने मन को तसल्ली देने की चीज है। आप हर मर्द लोग है, हर आदमी को एक दिन मरना है, तो मरने के बाद आप किसके साथ जाओ? कौन जाएगा आपके साथ? बेटा जाएगा, पत्नी जाएगी, बेटी जाएगी, कोई जाएगा साथ में? और आप मरने के बाद क्या आत्मा जो है, आत्मा तो कुटुम्बों को नहीं पहचानती है। आत्मा तो माया मुक्त है। माया है तभी तक न कुटुम्ब है, बेटा है। हम माया मुक्त जब हो गए तो आत्मा तो अमर अजन्मा अनित्य है। नैनम छिंदन्ति शास्त्राणि, न इनको अस्त्र शस्त्र काट सकता है, न चैनम दहति पावक, न अग्नि। गीता का श्लोक है, कृष्ण भगवान के मुंह से निकला। इसको जो अग्नि जला नहीं सकती है, न चैनम दहति पावक, न चक्ले दियंत्यापो, किसी ताप से ये तापित नहीं होता है। न सोचती चमारुता, हवा इसको सोख नहीं सकती है। तो मरने के बाद आज तक तो हम बेटा बेटा चिल्लाते हैं, कल मर जाए शाम तक, फिर तो हमारा तो कितनी बार जन्म हुई होगी पृथ्वी पर, कितने सारे बच्चे पैदा हुए होंगे हमारे, आज उसको बेटा मानते हैं। लेकिन साथ क्या जाता है? धर्म। धर्म जो आपने किया है, ईश्वर साधना की जो उपासना आपने की है और समाज सेवा की है, वो धर्म है, वही साथ जाता है। और अगला पड़ाव जो उसका होता है आपकी कमाई के अनुसार होता है। तो अब कुछ मोह, जैसे थाली में पानी ले लो तो सूरज की रोशनी सूरज थाली में नजर आता है। थाली में पानी रख लो, सूरज की रोशनी सामने नजर आए, सूरज उसमें नजर आता है। लेकिन वास्तविकता क्या है? थाली में सूरज है नहीं। एक मोह जो है, माया जो है, कि हम थाली में सूरज को देख रहे हैं, लेकिन ये असलियत नहीं है। और जब तक मोह है तब तक ईश्वर नहीं मिलेगा। कि दो ही किनारा है, उधर ईश्वर है, इधर हम खड़े, तो बीच में कोई अगर आ जाएगा तब तो ईश्वर नहीं मिलेगा। एकाग्र भक्ति होनी चाहिए ईश्वर के। आप पत्नी की भी भक्ति कर रहे हो, बेटा के भी भक्ति कर रहे हो, और उधर भगवान की भी भक्ति कर रहे हो, तो भगवान के सामने में मच्छर लोगों का क्या गिनती है? ये तो भगवान तो बहुत बड़े हैं, उनको प्राप्त करना चाहते हो तो इनमें तुम्हारा मन कैसे रमा हुआ है? तो मोह जो है वह जीव को ब्रह्म से मिलने नहीं देता। सर, अगर आपका पोता कल बड़ा होता है और वो आपको लेने आए कि आप मेरे साथ चलिए बाबा, तो आप जाएंगे? ये तो भैया एक कल्पना है ना। वो तो अब दुनिया छोड़ चुका, वो आता ही अगर हमको रूठ के चले आते वो हमें नहीं छोड़ता। मेरा इतना विश्वास बोल रहा है, ऐसा मैंने उसको बनाया था। मैं पोते की बात कर रहा हूँ। पोता, अरे अब तो 2-4 सालों की जिंदगी बची हुई है। अब तो 82 के बाद क्या जाने साल भर भी जिए कि ना जिए। 50 बीमारियां हैं, प्रोस्टेट खराब है, किडनी में गड़बड़ी चल रही है, हार्ट में भी गड़बड़ी चल रही है, सबका इलाज हो रहा है। तो अब तो मेरा जीवित रहना ही एक आश्चर्य है, आज है कल नहीं। आपने ज़िंदगी में अपनी इतनी उपलब्धियां हासिल की, इतने महान इतने काम किए, आप ऐसी शख्सियत थी। अब और मैं साहित्य में कुछ रचनाएं वगैरह भी करता था। जब पीजी में आया तब करने लगा। आपको याद है? सुनाएंगे? तो हमारी कब तो आप तो वकील साहब हो, और हमारी छायावाद हिंदी साहित्य का एक छायावाद का युग था। जी हाँ, छायावाद का युग था। उसमें निराला जी थे, सूर्यकांत जी, सुमित्रानंदन पंत थे, महादेवी वर्मा थी, जयशंकर प्रसाद थे। तो ये महामनीषी लोग साहित्य के थे और उन्होंने छायावाद
की रचना की थी। तो छायावाद में मानसल फ्लेशी कुछ नहीं, सब जो है सो इमेजिनरी है। और अब जैसे कि अब जयशंकर प्रसाद की एक रचना है कामायनी, तो कामायनी के 3-4 लाइनें जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, रेडियो स्टेशन से भी सुनाया जाता था। पहले उस लाइन को सुनिए। तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन, विकल होकर नित्य चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तो मैं मलय की बात रे मन। कुछ फ्लेशी है, मटेरियलिस्टिक कुछ है। चेतना थकसी रही तो मैं मलय की बात रे मन, चिर विषाद विलीन मन की, इस निशा के तिमिर बन की, मैं उषासी ज्योति रेखा, कुसुम विकसित प्रात रे मन। 2 मुक्तक हुआ। तीसरा, जहाँ मरुज्वाला धधकती, चातकी कण को तरसती, उन्हीं कोमल घाटियों की मैं सरस बरसात रे। तो हम 6th ईयर में थे, तो हमको हुआ कि कुछ मैं भी इस पर बनाऊं, तर्ज यही हो, लेकिन मैं भी एक छायावादी कविता बनाऊं। तो मैंने भी बनाया। 3 ही मुक्तक मेरे भी हैं, ये मेरी अपनी रचना है। आज पहली बार ही खोया स्वयं को खंडहर में, याद कर शिव को अमृत भी घोर ही डाला जहर में, कि सारा जहर अमृत हो जाए। याद कर शिव को अमृत भी घोर ही डाला जहर में, क्यों निराशा में सिसकती रात की रानी सलोनी, मैं बिजन वन में बिहरता सुमन सज्जित राह रे मन। स्नेह बाती को तिमिर में ज्योति का वरदान देकर, स्नेह बाती को तिमिर में ज्योति का वरदान देकर, उम्र भर की पीर गलगल कर जलाती मृत्तिका में, तार बीणा के बजाती प्यार की उंगलियां थिरक कर, कोकिला भी तान भर जाती विरह की गीतिका में। इन उमड़ती गीतियों की सिंजनी पहनो प्रिय तुम, नहीं माने पायल, इन उमड़ती गीतियों की सिंजनी पहनो प्रिय तुम, अभिसार की अटखेलियों पर मैं दुल्हन की आ रे मन। गा रहा अविरत अजल पर सांध्य गीत प्रवाह का मैं, लास्ट लाइन, गा रहा अविरत अचल पर सांध्य गीत प्रवाह का मैं, गा रही रजनी बिहसती जगमगाती चंद्रिका से, गुदगुदी भरती हृदय में तू किधर छुप कर कलीरी, क्यों रिझाती तू मुझे सौंदर्य की सुचितूलिका से, लाज में लिपटी प्रणय की मुस्कुराती प्रेयसी का, अंशुमाली, अंशुमाली माने सोच, अंशुमाली के नयन में मैं निशा की चाह रे मन। और फिर वही जयशंकर प्रसाद लाइन, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। बहुत अच्छा सर। आपने पब्लिश क्यों नहीं करवाया इसको? कहीं कहीं हुआ था, छोटी छोटी पत्रिकाओं में पब्लिश हुआ था, तो अब क्या करते, रख करके वो नहीं, ज़्यादा नहीं पब्लिश हुआ है, ये हुआ था। सर आपको कविताओं के लिए कभी पुरस्कार वगैरह भी मिला है? हाँ मिला है, आख्यानीय अध्ययन मंच से साहित्य शिरोमणि का अवार्ड मिला है। किस ईयर में मिला था सर, कहाँ पे? ये मिला था 1998 में मिला था। 1998 में कहाँ पे हुआ था ये? ये खगड़िया जिला है हमारे यहाँ, वहाँ पर हुआ था, और मैं खगड़िया में ही पोस्टेड था। जिला का नाम है खगड़िया, वहाँ गंगा नदी के किनारे में है, बिहार में। हाँ, तो उसी में ऑर्गेनाइज हुआ था, वहीं पर मैंने भाग लिया था और मैंने सुनाया था। तो वह आकलन हुआ सबों का, स्टैंडर्ड का, उसमें हमारा भी आकलन हुआ और हमें भी ये पुरस्कार प्रदान किया गया। सर आपके जीवन में अगर आपको मौका मिले तो आप इनको फिर करें, या आप करना चाहते थे वो चीज़ें छूट गई? नहीं, गलतियां तो देखिए सबसे हुआ करती हैं, तो बहुत बात पर रिग्रेट भी होता है। जैसे कि तो हम क्रोधी थे थोड़ा, तो ये क्रोध में तो कुछ गलत कर देगा आदमी। 1 छड़ी मारना है 10 छड़ी मार देगा। पुलिस में ही थे तो क्रोधी तो थे, तो क्रोधी थे जेंटलमैन लोगों पर नहीं, बल्कि क्रिमिनल्स। तो उतना अधिक क्रोध नहीं होना चाहिए।